गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। चलिए तो शुरू करें यहाँ पर। ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना शुरू किया था और इसको हम सभी कहते हैं कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिकांग हम सभी ने लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू किया था और हम सभी ने सबसे पहले पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आज उसके आगे का हम सभी पढ़ेंगे और सबसे पहले जो हम सभी शुरुआत करेंगे वह सेल वॉल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और जिसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति से ही हम सभी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि भाई ये जो कोशिका भित्ति होती है यह क्या होती है, बताइए। जो बच्चे जानते हैं थोड़ा बहुत वो भी बताएंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है, किस तरह की होती है, बताइए फटाफट से। बताओ बच्चों, नहीं पता है मैम। ओके, सेल का बाहरी भाग सेलुलोज की होती है मैम। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। सेल की बाउंड्री होती है, प्लांट्स में होता है। अच्छा ठीक है, तो परेशान मत हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी वे में हम सभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो सेल वॉल होती है ना, ठीक है, जो भी हमारी सेल वॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कोशिका भित्ति के बारे में हम सभी बात कर रहे हैं। तो कोशिका भित्ति की अगर आप बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोशिका भित्ति एक इस तरह का सेल ऑर्गेनेल है, एक इस तरह का कोशिकांग होता है जो काफी ज्यादा कठोर होता है, काफी ज्यादा रिजिड होता है, बहुत कठोर होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जब हम अंतर करते हैं किसके बारे में, कि भाई हमारे पास एक एनिमल सेल है, हमारे पास एक यहाँ पर जंतु की कोशिका है, जंतु कोशिका है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक प्लांट सेल है जिसको हम कहते हैं पादप कोशिका, कि दूसरी तरफ हमारे पास एक पादप कोशिका है। ठीक है, तो मेरे पास दो कोशिका है, मेरे पास दो सेल यहाँ पर है। पहली है एनिमल की सेल, दूसरी है प्लांट की सेल, यानी एक जंतु की कोशिका है और एक पादप की कोशिका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन अंतर होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में वह ये कि जब हम पादप कोशिका को देखते हैं बच्चों, तो पादप कोशिका में बाहर की तरफ एक और रिजिड मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक कठोर सा आवरण यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो कठोर आवरण होता है इसी को ही हम सभी क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम सभी, कोशिका भित्ति के नाम से हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है, एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इसमें मेन अंतर किस चीज का है, तो आंसर करना सेल वॉल का ही होता है। किसका होगा, सेल वॉल का ही होता है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन आता है कि क्या मैम कि जो सेल वॉल होता है क्या वो सिर्फ पौधों में ही होगा, क्या किसी और में नहीं होगा, तो आंसर करना कि ऐसा नहीं है। हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सेल वॉल होता है वह प्लांट सेल में तो होगा ही। ठीक है, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में तो होगा ही होगा, इसके साथ ही यह हमें फंजाई यानी कवक की कोशिका, कवक की कोशिका में भी दिखाई देता है। और किस में दिखाई दे सकता है सेल वॉल, तो आंसर करना हमें कई बार यह बैक्टीरिया यानी जीवाणु की कोशिका में भी, जीवाणु की कोशिका में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जंतु जगत के बारे में, जंतु कोशिका के बारे में अगर हम बात करें, पादप कोशिका के बारे में अगर हम बात करें, तो जंतु कोशिका में कभी भी, यानी कि जो एनिमल सेल होती है उसमें कभी भी सेल वॉल नहीं होता है। लेकिन अगर हम सभी यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में,
प्लांट सेल के बारे में, तो जो प्लांट सेल होती है, जो पादप कोशिका होती है, उसमें हमेशा सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, गोविंद ने बोला है कि मैम प्रोटोप्लाज्म, क्या कह रहे हो, प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड, हाँ गोविंद आप बोल सकते हो, बोल सकते हो, एक ही मतलब है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि आपसे यह पूछा जाता है कि जो पादप कोशिका होती है वह किसकी बनी हुई है। यहाँ पे अगर पादप कोशिका की सेल वॉल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह सेल वॉल किसकी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर यह जानना है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वह सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की यह बनी हुई होती है। तो बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब पादप कोशिका की हम बात करते हैं तो पादप कोशिका की जो सेल वॉल होती है वह कैसी होती है? सेल्यूलोज की यहाँ पर बनी हुई होती है। ठीक है, इसी तरह से आपसे बोलता है कि भाई ये बताओ कि जो कवक होते हैं, जो फंजाई होते हैं, क्या उनमें भी सेल वॉल होता है? हाँ बिल्कुल होता है। और वह सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो आंसर करना है काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई होती है। इसी तरह से आपसे यह भी प्रश्न यहाँ पर बोला जाता है कि जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होती है, क्या उसमें भी सेल वॉल होती है? आंसर हाँ, उसमें भी सेल वॉल होती है। और वह सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो आंसर करना ग्लाइको, या कह सकते हो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी सेल वॉल होती है वो कभी भी जंतु कोशिका में नहीं होती, वह किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में। लेकिन प्लांट सेल के अलावा और किन में देखने के लिए मिलेगा? कवक की कोशिका में, जीवाणु की कोशिका में, यानी फंगल सेल में और बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, फिर पूछता है कि जो पादप कोशिका होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका में जो सेल वॉल होता है वह किसकी बनी है? तो काइटिन की बनी है। ऐसे आपसे बोलता है कि जीवाणु की कोशिका में जो सेल वॉल है वह किसकी बनी हुई है? तो आंसर करना है पेप्टिडोग्लाइकन की वह बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ना दूसरे नंबर पर बात आती है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कमेंट में, मैम एल्गी का क्या होगा? बच्चों, एल्गी जो होता है, जो शैवाल होता है, वह एक प्रकार का पौधा ही है, एक तरह का प्लांट ही है। तो अगर मैं किसी भी एक शैवाल के बारे में बात करती हूँ तो शैवाल की भी जो सेल वॉल होगी वह किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की ही यहाँ पर बनी हुई होगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको समझ आया। तो मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले नंबर पर कि जो सेल वॉल होती है वह क्या होती है? तो आंसर करना है कि यह काफी कठोर होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका की अगर हम बात करते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं, तो प्लांट सेल में ही हमको सेल वॉल दिखाई देती है। इसके अलावा जो प्लांट सेल होता है, इसके अलावा कवक और जीवाणु में भी यह पाई जाती है। और यह किस कंपोनेंट की बनी हुई होती है? तो आंसर आपको करना है कि यह सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। कवक कोशिका की अगर हम बात करें तो वहां पर काइटिन की बनी होगी। और अगर हम जीवाणु कोशिका के बारे में बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन की यह बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलो, अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोल करके समझाया है, बोर्ड में समझाया है, सेम वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आती है कि चलो इसकी थोड़ी हिस्ट्री की ओर हम सभी यहाँ पर चलते हैं कि भाई ये जो सेल वॉल है इसकी खोज यहाँ पर किसने की थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सेल वॉल की खोज यहाँ पर किसने की थी। अब देखो, आप लोगों को मैंने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ाया है ना। किसके बारे में? मैंने आप सभी को यहाँ पर रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ाया हुआ है। कौन है रॉबर्ट हुक? बताओ जल्दी से कमेंट करके, कौन है रॉबर्ट हुक? तो मैंने आपको बताया है कि जब रॉबर्ट हुक की हम बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है कोशिका विज्ञान के जनक, और इन्होंने ही सबसे पहले सेल की खोज की थी। वो अलग बात है कि मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी, यानी कि जो डेड सेल है उसकी इन्होंने खोज की थी, पर रॉबर्ट हुक को ही हम सभी यहाँ पर सबसे पहले मानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर सेल की खोज की थी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने साइटोप्लाज्म की भी खोज की है, साइटोप्लाज्म की भी खोज की है ना, ये भी मैंने आपको बताया था।
बच्चों आप लोग को याद होगा कि जब इन्होंने डेड सेल की खोज की, तो जब इन्होंने एक सेल को यानी बार्क को, कॉर्क को, छाल को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा, तो आपको याद है हनी बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति इन्हें यहाँ पर दिखाई दी थी। याद आया? याद आया बच्चों? मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति यहाँ पर इन्होंने देखा था। तो आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो बीच वाला जो भाग था, जो खाली था, इसको तो इन्होंने क्या कह दिया? सेला, या फिर इसको इन्होंने क्या कह दिया? सेल बोल दिया। ठीक है, लेकिन ये जो रेड वाला भाग आप देख पा रहे हो, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये क्या है बच्चों? यही है सेल वॉल। यही क्या है? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। आई बात समझ? क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम चलेंगे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के पास। क्या हिस्ट्री के पास पढ़ेंगे कि जब हम यहाँ पर रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने ही किसकी खोज की थी? कोशिका भित्ति की इन्होंने ही खोज की थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ गया कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की? सेल वॉल की यहाँ पर जो खोज है वह किसने की? तो आंसर करना कि रॉबर्ट हुक ने ही की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने ही की। सिंपल था, सरल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम बात करते हैं कि जो भी यह सेल वॉल होता है इसका काम क्या होता है। रुक जाओ ऋषभ, बता रही हूँ, एक मिनट रुको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह बताइए कि जो सेल वॉल होता है उसका काम क्या होता है। आंसर करना प्रोटेक्शन करने का काम। क्या काम होगा? प्रोटेक्शन करने का काम होता है। किसी भी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का यह कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैम जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहाँ चला गया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं भी नहीं गया। ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी एनिमल सेल को देखते हो तो एनिमल सेल में ये वाला जो भाग है यही क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में आप क्या कह रहे हो? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली यही वाला भाग है। तो क्या प्लांट में नहीं होता? कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं। नहीं बच्चों, प्लांट में भी होगा। प्लांट में ये जो अंदर वाला भाग है यही क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? सेल वॉल, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, डन? यहाँ तक समझ आ गया? तो ये हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा? सेल वॉल के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम सभी यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? तो हम अब बात करेंगे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम सभी प्लाज्मा झिल्ली के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो अब जो हमारी हेडिंग यहाँ पर बनेगी वो हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसे हम सभी कहते हैं कोशिका कला। इसी का ही जो दूसरा नाम है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को हम सभी कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, बहुत सारी बुक में मैंने देखा है कि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम करते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है क्या, कोशिका कला अलग है क्या। नहीं, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसी को हम सभी कई बार बायोलेमा के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं बच्चों? बायोलेमा के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और कई बार हम इसे प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? कई बार हम सभी प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना कि ये जो चारों नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया ये सेम ही है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, बायोलेमा भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं, कोशिका कला भी बोल सकते हैं, और साथ में प्लाज्मा झिल्ली भी हम सभी इसे बोल सकते हैं। ये सेम ही नाम है। तो कई बार ना अलग अलग नामों से पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सारे के सारे एक ही नाम यहाँ पर होते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन है या जो चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये होता क्या है। चलो इसको हम सभी यहाँ पर समझते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही फर्स्ट क्लास में समझाया था कि जब हम किसी भी सेल के बारे में बात करते हैं, चाहे यह किसी भी तरह की सेल हो, चाहे यह प्लांट की सेल हो, चाहे वो एनिमल की सेल हो, चाहे वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल हो, चाहे वह किसी के भी यहाँ पर सेल हो, कोई भी सेल यहाँ पर हो, ठीक है। तो सेल की जो बाउंड्री होती है बच्चों, उसी को हम सभी क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को हम सभी यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली के नाम से हम सभी इसे जानते हैं। तो जो भी हमारी सेल होगी, जो भी हमारी कोशिका होगी, वह क्या है, यहाँ पर एक बाउंड्री से घिरी हुई होती है, और उसी बाउंड्री को हम सभी क्या कहेंगे, तो आंसर करना प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लो कि एक घर ये है, दूसरा घर ये है, तीसरा घर ये है, चौथा घर ये है, पांचवा घर ये है, छठा घर यह है, ऐसे लाइन से बहुत सारे घर हैं। तो जब बहुत सारे घर यहाँ पर हैं, तो एक घर को दूसरे घर से कौन अलग कर रहा होगा, ये बाउंड्री ही तो अलग कर रही है, आसपास के वातावरण से यह बाउंड्री ही तो यहाँ पर अलग कर रही है ना, ये बाउंड्री ही तो यहाँ पे अलग कर रही है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मान लीजिए कि यह एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है ना, ये सभी के सभी क्या है, एक एक सेल है। तो एक सेल दूसरे सेल से कैसे अलग हो रही है, तो आंसर आपको यहाँ पे करना है कि एक सेल दूसरे सेल से कैसे अलग हो रही है, बाहर के वातावरण से, दूसरे वातावरण से कैसे ये अलग हो रही है, तो आंसर करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ये यहाँ पर अलग हो रही है, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप बात करते हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक बाउंड्री जिसके अंदर ही पूरा का पूरा हमारा सेल है, पूरी की पूरी कोशिका है, और आसपास के वातावरण से, या कह सकते हो कि जो दूसरे यहाँ पर सेल्स पाई जा रही हैं, उन सभी से अलग रखने का काम कौन करेगा, प्लाज्मा झिल्ली ही यहाँ पर करेगा, ठीक है। डन बच्चों। इसके अलावा बाउंड्री बनाने के साथ साथ ही यह और क्या क्या कार्य करती है, चलो इसको भी हम सभी यहाँ पर समझते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ अणु यहाँ पर हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट कलर्स के भी बना देते हैं, कुछ अणु यहाँ पर है, ठीक। अब इन्हें कोशिका के अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है इसे, अब यहाँ पर कोशिका के अंदर यहाँ पर इसे जाना है। यहाँ पे मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मैंने ऑरेंज कलर के बनाए हैं, कुछ मैंने पिंक कलर के बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको क्या करना है, यहाँ पर सेल के अंदर जाना है। अब जब सेल के अंदर इनको यहाँ पर जाना है, तो जरूरत क्या इन सबकी होगी, नहीं, हमें सिर्फ पिंक वाले की जरूरत है, सिर्फ पिंक वाले की जरूरत है। तो जो पिंक वाला है यही सिर्फ कोशिका के अंदर जाएगा, यही सिर्फ कोशिका के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि भाई ये जो पिंक वाला मॉलिक्यूल है इसी को हमें कोशिका के अंदर भेजना है, कौन यह डिसीजन लेगा, कौन यह इस बात की जिम्मेदारी लेगा, तो आंसर करना प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इस बात की यहाँ पर पूरी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि हमें कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर यहाँ पर भेजना है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कि जो भी हमारा सेल है इसके अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बन गए, मतलब बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल बन गया, ठीक है, कुछ और भी मटेरियल यहाँ पर बन गए, ठीक। अब जो गंदगी है उसी को बाहर निकालना है, कहीं ऐसा यहाँ पर ना हो कि जो अच्छे मॉलिक्यूल्स है वो भी बाहर निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोटीन यहाँ से बाहर निकल जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या जरूरी है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसी को ही हम यहाँ पर बाहर निकालें, या फिर जो सेल है, जो कोशिका है, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसी को हम बाहर निकालें। तो उसी को बाहर निकाला जाएगा पकड़ के, ये लो बाहर निकल गया। तो इस बात का निर्धारण कौन यहाँ पर कर रहा है, तो भी आंसर करना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इस बात का निर्धारण कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह कैसे काम कर रहा है, तो लिखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह काम करता है यहाँ पर सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यह कार्य करता है, और हिंदी में इसे लिखते हैं यहाँ पर
कि यह चयनित अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह यह कार्य करता है। ठीक है, अब इसका यहाँ पर क्या मतलब हो गया? इसका यह मतलब यहाँ पर हो गया है कि सेलेक्टिव मतलब यह सेलेक्ट करेगा। और ये कैसा होता है? यह होता है सेमी परमिएबल, यानी अर्ध पारगम्य। कुछ चीजों को यह अंदर जाने देगा, कुछ चीजों को यह बाहर आने देगा। ठीक है, कि सेल की क्या आवश्यकता है उस आधार पर। और इसी वजह से प्लाज्मा झिल्ली किस नाम से यहाँ पर फेमस है? तो आंसर करना चयनित अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर बच्चों दो चीजों में काम होगा। कैसे दो चीजों में यहाँ पर काम होगा? कि पहला तो यहाँ पर होगा कि ऑस्मोसिस के माध्यम से यह प्रक्रिया होगी। किसके माध्यम से होगी? ऑस्मोसिस के माध्यम से यह प्रक्रिया होगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी तरल पदार्थ है, कोई भी सॉलिड पदार्थ है, मुख्यतः तरल पदार्थ जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो ऑस्मोसिस के माध्यम से ही, इस प्रक्रिया के माध्यम से ही सेल के अंदर जाएगी और सेल के बाहर जाएगी। और इसी तरह से मान लो कि किसी गैस का आदान प्रदान करना है, तो यहाँ पर प्रोसेस होगी डिफ्यूजन की, जिसको हम सभी कहते हैं परासरण की प्रक्रिया। तो परासरण की प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी क्या देखोगे कि जो गैस होता है वह कैसा होगा यहाँ पर, कि कोशिका के अंदर जाएगा या फिर बाहर यहाँ पर आएगा। पर जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बताइए कि सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है। और सीधे सीधे आपको आंसर करना है कि हम सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली को ही यहाँ पर यह कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई है? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि ये जो मॉडल है, मतलब जो भी हम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना चाहते हैं, यह किस मॉडल के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, किस नमूने के माध्यम से हम सभी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर। और एक मॉडल का नाम आता है जिसे हम कहेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यहाँ पे एक मॉडल के बारे में बात होगी, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो भी यहाँ पर हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है, उसकी संरचना को हम सभी अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकें, बहुत ही अच्छे से उसकी संरचना को हम सभी यहाँ पर पढ़ सकें। इसीलिए यहाँ पर एक मॉडल का अध्ययन किया जाता है जिसे हम सभी कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहा जाएगा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जैसे आप सभी ने डीएनए मॉडल पढ़ा है, डीएनए के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर रखनी है तो आप सभी क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि वॉटसन और क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि भाई डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, आपने सुना ही होगा कि द्विकुंडलित आकृति का डीएनए होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का डीएनए होता है। ये किसने यहाँ पर दिया? क्रिक और वॉटसन ने दिया, है ना, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। बिल्कुल उसी तरीके से जब कभी भी हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो हम यहाँ पर किस मॉडल का अध्ययन करते हैं? तो आंसर करना है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जब कभी भी हम बात करते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में तो ये किसके बारे में बताता है? आंसर करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताता है। और ये किसने दिया? ये जो मॉडल है यह किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया? तो चलो इसको भी समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो साइंटिस्ट आते हैं, लिखेंगे यहाँ पर प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर करना सिंगर तथा निकोलसन द्वारा यह मॉडल प्रस्तुत किया गया था।
प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ आ गया। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं, आगे यहां पर चलते हैं। तो जब इस मॉडल को हम और अच्छे से यहां पर समझेंगे, ठीक है, तो यहां पर यह पूछा जाएगा कि भाई इसमें एक्चुअली था क्या। तो उन्होंने यह बताया कि जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी इसकी संरचना क्या है, ये जो मेन घटक होता है यह किनसे मिलकर के बनता है, यानी जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह किससे मिलकर के यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 चीजें। पहला होता है यहाँ पे फॉस्फोलिपिड। पहला जो होता है वह क्या है, आंसर करना है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आता है वो आएगा यहाँ पे प्रोटीन्स। तो लिखेंगे यहाँ पे हम सभी प्रोटीन। इसके बाद जो तीसरा नंबर यहाँ पर आता है वो होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जब कभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पर देखते हैं तो जो भी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका जो कंपोजिशन है, इसकी जो संरचना होती है, वहां पर 3 घटक आपको देखने के लिए मिलते हैं, 3 तरह के कंपोनेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनसे हमारा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनके तैयार होता है। पहले नंबर पर होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरे नंबर पर होता है प्रोटीन और तीसरे नंबर पर होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जहां पर हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं, फॉस्फोलिपिड को ही हम यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई सबसे प्रमुख घटक कौन सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए, तो आप सभी को आंसर करना है फॉस्फोलिपिड ही यहाँ पर सबसे मुख्य होता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या पढ़ाया एक बार फिर से बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसी को हम सभी सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी चयनित अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और जो भी सेल होती है उसकी यह बाउंड्री बनाने का काम करती है। इसके बाद मैंने बताया कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको हम किस मॉडल के माध्यम से पढ़ते हैं, आंसर फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से हम सभी इसे पढ़ते हैं। और सिंगर और निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। और उन्होंने यह बताया था कि जो भी प्लाज्मा झिल्ली होती है वह 3 तरह के अलग अलग घटक से, अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बनती है, जिसमें पहले नंबर पर आता है फॉस्फोलिपिड, दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन, तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख होता है यहाँ पे हमारा फॉस्फोलिपिड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जब फॉस्फोलिपिड के बारे में बात हो रही है जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर फॉस्फोलिपिड है क्या, फॉस्फोलिपिड है क्या। तो देखो 2 शब्दों से मिलकर के बनाए हैं। पहला क्या हो गया यहाँ पे फॉस्फोरस, है ना, और दूसरा शब्द क्या हो गया यहाँ पर लिपिड। यही तो हो गया, एक क्या हो गया यहाँ पे फॉस्फोरस और दूसरा शब्द क्या हो गया यहाँ पर लिपिड। तो आप सभी को पता है कि जो फॉस्फोरस है वह एक तरह का एलिमेंट है, एक तरह का यह तत्व है, हमें पता है ये चीज। पर ये लिपिड क्या होती है बच्चों, ये लिपिड क्या होता है, तो आंसर करना कि यह वसा की इकाई होती है। ये क्या होती है, वसा की इकाई होती है। इट इज द यूनिट ऑफ फैट, यूनिट ऑफ फैट, ये वसा की इकाई होती है। ठीक है, तो जो फॉस्फोलिपिड है इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारा फॉस्फेट, मतलब बहुत सारा यहाँ पर लिपिड है और थोड़ा सा फॉस्फेट है, और लिपिड क्या है, वसा की इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह देखा कि जो भी हमारा फॉस्फोलिपिड है वह किससे मिलके बना है, फॉस्फोरस और साथ में लिपिड से मिलके बना है। जहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, यहाँ पर लिपिड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी बता दिया हिंट देने के लिए कि जो लिपिड होता है वही क्या है, वसा की इकाई होती है, यूनिट ऑफ फैट यह होती है। ठीक है, अब जब फॉस्फोलिपिड के बारे में हम सभी बात कर रहे हैं तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि भाई ये बताओ कि ये जो फॉस्फोलिपिड है
ये जो फॉस्फोलिपिड है इसके किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में बताओ, यानी फॉस्फोलिपिड के एक अणु के बारे में यहां पर बताओ। ऐसे करके भी आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो जब फॉस्फोलिपिड का हम कोई भी अणु यहाँ पर देखते हैं तो अणु कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। एक बड़ा सा सिर दिखाई देगा और यहाँ पर इस तरह से दो पूंछ यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा, ये बड़ा सा क्या आपको दिखाई देगा, यहाँ पर हेड यानी सिर वाला भाग दिखाई देगा और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी, टेल यानी पूंछ वाला भाग यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के किसी एक अणु को देखते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो कुछ इस तरह की संरचना यहाँ पर दिखाई देती है कि एक बड़ा सा सिर दिखाई देगा और दो पूंछ यहाँ पर पीछे की ओर दिखाई देती है, ठीक। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन सा भाग हाइड्रोफिलिक है और कौन सा भाग हाइड्रोफोबिक है। अब इसका क्या मतलब हो गया, जो मैंने बोला, तो सिर वाला जो भाग होता है इसको हम सभी कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फिलिक का यहाँ पे क्या मतलब होता है, लविंग, प्यार करना या आकर्षित होना। तो हाइड्रोफिलिक, तो इसका मतलब है कि ये वाला भाग जल की ओर आकर्षित होता है। क्या होता है यहाँ पर, आकर्षित होता है, जल की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। जबकि पूंछ वाले भाग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह कैसा होगा, आंसर हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब डर लगना। फोबिक मतलब क्या होता है, डर लगना, तो जल से दूर भागना। तो ये वाला जो भाग होगा यह क्या होगा, जल से दूर भागता है, जल से दूर भागता है। तो ये मैंने आपको क्यों लिखवाया, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो वहां पर पूछा गया है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो भाग कौन कौन से हैं, सिर वाला भाग और पूंछ वाला भाग। फिर यह भी पूछा गया है कि इन दोनों भागों में जल की ओर आकर्षित कौन सा होगा। तो आंसर करना कि जो सिर वाला भाग होता है वो है हाइड्रोफिलिक, जो कि जल की ओर आकर्षित होता है। और जबकि पूंछ वाले भाग की अगर हम बात करते हैं तो जो पूंछ वाला भाग है वह जल से दूर भागता है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस तरह से आपका सेल है, इस तरह से आपका सेल है, इस तरह से यहाँ पर कोशिका है और कोशिका का जो कोशिका के चारों तरफ जो बाउंड्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है वह किस तरह से यहाँ पे लगी हुई होगी, तो चलो उसे भी समझते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लगी हुई होगी, ठीक है। और इधर ऐसे, समझ आ रही है बात, सभी को समझ आया यहाँ तक। तो आप क्या देख रहे हो कि जो सिर वाला भाग है वो ऊपर की ओर और टेल वाला भाग अंदर की ओर। टेल वाला भाग जो है वो कैसा है बच्चों, यहाँ पर अंदर की ओर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इधर भी, ठीक है। तो सेल की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो सेल का जो आप देखो ये पूरा का पूरा क्या बन के तैयार हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। ये सिर वाला भाग है ऊपर की तरफ, पूंछ वाला भाग है अंदर की तरफ, ठीक। और आप क्या देख रहे हो कि एक लेयर ये वाली बन रही है और एक लेयर ये वाली बन रही है, दो लेयर यहाँ पे बन रही है ना, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर यहाँ पे बन रही है। तो इसी वजह से आप कहेंगे कि जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसे हम सभी कह देते हैं बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर,
इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विपरतीय संरचना कहा जाता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि जब कभी भी आप सेल को देख रहे हो, जब कभी भी आप कोशिका को देख रहे हो, तो कोशिका में द्विपरतीय संरचना यानी बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर किसको यहाँ पर कहा जाता है? तो आंसर करना कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि यह माइक्रोस्कोप से देखने में कैसा लगता होगा, है ना? आपके मन में आ रहा होगा ये वाली बात कि यह माइक्रोस्कोप पे देखने से कैसे लगता होगा। तो कुछ इस तरह से यह दिखता है। ठीक है, ये एक स्ट्रेन है, इसको ऐसे करके गोल घुमा दो। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर एक गोल घुमा दो। ठीक, ओके। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं फॉस्फोलिपिड, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया, लेकिन यहाँ पर कई बार यह भी आपसे पूछा जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कहाँ चले गए? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यहाँ पर कहाँ चले गए? ठीक है, तो चलो उनके लिए भी समझते हैं कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस तरह से, चलो येलो कलर का ही बनाती हूँ। है ना? तो इस तरह से हमारा क्या है, हमारा ये पूरा का पूरा लेयर है। ठीक है, अब इसमें बीच में क्या करो तुम, इस तरह से कुछ प्रोटीन यहाँ पर लगा दो। कुछ प्रोटीन यहाँ पर है, कुछ प्रोटीन यहाँ पर है, कुछ प्रोटीन सिर्फ यहीं पर है, कुछ यहाँ पे अंदर है, कुछ पूरा यहाँ पर है। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, प्रोटीन। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत हम कार्बोहाइड्रेट भी लगा देते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो फॉस्फोलिपिड सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बेसिक है, वही सही समझना है। और इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब इसकी जो तुलना की जाती है वह किससे की जाती है, सैंडविच से की जाती है। यानी सैंडविच के समान संरचना कौन दिखाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दिखाता है। क्यों, कैसे लग रहा है, जैसे कि यह एक ब्रेड है, दूसरा ये ब्रेड है। ठीक है, यानी जो लिपिड से बना हुआ है, और बीच में आलू भरा हुआ है। यही तो होता है क्या, सैंडविच। जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो जानते होंगे कि भाई आलू की जगह आप खीरा, ककड़ी, इन सब का इस्तेमाल कर लो। पर ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसे आप सैंडविच खाते हो कि एक ब्रेड ऊपर है, नीचे दूसरा ब्रेड है और बीच में आलू भरा हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी उसी तरीके से दिखाई देता है। और इसी वजह से हम सभी कई बार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, सैंडविच स्ट्रक्चर भी यहाँ पर कहते हैं। क्या कह रहे हैं, सैंडविच स्ट्रक्चर भी हम सभी यहाँ पर इसे कह रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को? डन? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। चलो बहुत अच्छे, चलो एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ, परेशान मत हो, एक बार फिर से देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा और अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली, बायोलेमा, प्लाज्मा लेमा ऐसे अलग अलग नामों से जानते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह क्या है,
कि भाई आप जब किसी भी सेल को यहाँ पे देखते हो तो सेल की एक बाउंड्री बनाना, ताकि उसको जो आसपास के वातावरण से आप अलग कर सको, दूसरे कोशिकाओं से अलग कर सको, आसपास के वातावरण से अलग कर सको, ठीक है। और कौन सा मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल इससे बाहर आएगा, कौन सी सामग्री इसके सेल के अंदर जानी चाहिए और कौन सी सामग्री सेल से बाहर आनी चाहिए, इस बात का पूरा निर्धारण कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी चयनित अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अगर किसी द्रव्य पदार्थ को अंदर और बाहर लेकर के जाना है तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, और अगर गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमें और अच्छे से यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझना है तो हमें एक मॉडल को यहाँ पर पढ़ना होगा जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वह किसके द्वारा दिया गया? दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर और निकोलसन, इनके द्वारा यह मॉडल यहाँ पर दिया गया। और उन्होंने यह बताया कि जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी जो संरचना होती है उसमें तीन मुख्य घटक होते हैं, तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें प्रमुख है फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, या फॉस्फोरस आप कह सकते हो, पर फॉस्फेट ग्रुप ज्यादा सही है। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर लग जाता है और लिपिड क्या है? वसा की इकाई। और यही मुख्य स्ट्रक्चर होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। फॉस्फोलिपिड के अगर हम एक अणु के बारे में बात करते हैं तो उनका एक अणु कुछ इस तरह से दिखाई देता है, एक बड़ा सा सिर और दो पूंछ दिखाई देती है। सिर वाला जो भाग होता है वह होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब प्यार करने वाला, लविंग, अट्रैक्शन। तो जल की ओर जो आकर्षित होता है वो है सिर वाला भाग, और जो जल से दूर भागता है मतलब जो हाइड्रोफोबिक होता है वो होता है टेल वाला भाग। जब कभी भी हम किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से क्या दिखाई देगा कि मतलब अंदर की तरफ पूंछ और बाहर की तरफ सिर, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इसको अगर आप गोल ऐसे करके जोड़ दोगे तो कुछ इस तरह की संरचना यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। दो लेयर है, लिपिड की दो लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, लिपिड की दो लेयर है। तो इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सभी बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर यानी द्विपरतीय संरचना कह देते हैं, क्योंकि दो लेयर यहाँ पर है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम सभी सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप बात करो तो इसको हम सभी सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सैंडविच जैसा दिखता है कि भाई ऊपर फॉस्फोलिपिड है, नीचे फॉस्फोलिपिड है और बीच में यहाँ पे आलू जैसे भरा हुआ होता है ना सैंडविच के अंदर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भरा हुआ होता है, ठीक है। चलिए कमेंट लगा दीजिए इनके। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या कह रहा है बच्चा ऊपर? ठीक है, ओके, समझ आ गया। हाँ, तो मैं आपको वही कह रही हूँ, आप थोड़ा सा ना परेशान मत हो, आराम से धीरे धीरे करके पढ़ो, सब कुछ अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। अच्छे से आपको समझ आएगा, रिलैक्स रहो। आप बच्चे क्या करते हो, एकदम हड़बड़ा जाते हो और कमेंट करने लगते हो, क्या हो गया क्या हो गया। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, आराम से धीरे धीरे करके पढ़ो, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है पढ़ने का स्टाइल समझ नहीं आ रहा। बेटा यहाँ से पढ़ के लोग टीचर बन गए, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगी नहीं, नहीं तो विवाद हो जाएगा। चलो, हो गया क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा यहाँ पर फॉस्फोलिपिड। देखो ऐसे ही था, है ना। तो क्या था, सिर बाहर की तरफ था और बीच में टेल थी और फिर इसको गोल कर दिया था बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। कमेंट ऑन कर दीजिए जरा, देखें बच्चे कह रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मैम कोर्स कितने दिन में कंप्लीट होगा? बेटा हो गया है कोर्स कंप्लीट, ये तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही थी, कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चलो ठीक है,
अब हम यहाँ पर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, बंद कर दीजिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसको हम सभी हिंदी में सूत्र कणिकाएं के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, सूत्र कणिकाएं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं के नाम से भी हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। अब ये क्या होता है, चलो इसे भी समझते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी सेल को देखते हो तो आपको कुछ इस तरह से ओवल शेप के, इस तरह से, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर, संरचनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो साधारणतः अगर आप देखते हो तो एक सेल के अंदर लगभग 3, 5, 7 ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई देता है। कभी कभी कुछ इस तरह की भी सेल होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है, जैसे कि अगर आप स्पर्म यानी शुक्राणु की बात करते हो तो वहां पर कई 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं। जैसे अगर आप लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात करते हो ना, तो जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनको हम रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं, उनमें आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। ठीक है, कमेंट ऑन कर दीजिए जरा, इन बच्चों के कमेंट्स ले लें, नहीं तो ये बड़े परेशान रहेंगे। एक बच्चे ने पूछा है क्या, मैम निकोलसन ने और सिंगर ने कब दिया था, 1972, 1972। ठीक है, ठीक है, चलो। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी ना अपडेट नहीं हो। अपडेट होने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास फोन होता है, ठीक है, तो जब ये, इसको तो भगा ही दो, ये वाला नीचे वाला जो कमेंट है, हाँ, नहीं नहीं, इसके नीचे वाला, हाँ, ब्लॉक मत करो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा ये कौन बच्चा है, इसको बोलो ये फालतू की चीजें ना लिखे यहाँ पर। देखो बच्चों, मैंने ना कल भी आपको ये बात बोली थी, और मैंने आपको आज भी ये बात यहाँ पर बोल रही हूँ, ध्यान से जरा से यहाँ पे सुनो। देखो, सबसे पहली बात, क्या मतलब इसका, वाईटी का डिटेल में दीजिए। सुनो मेरी बात, सुनो यहाँ पर देखो, सभी बच्चे पहले शांत हो जाओ। सबसे पहली चीज, रूल जो हमने बनाया था वो सब तुम लोग तोड़ देते हो। ठीक है, रोज रोज तुम्हें बताना पड़ता है, लेकिन आज जो मैं एक बात आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी वो ध्यान से सुनो। पहले नंबर पर, पहली बात, कि जब कभी भी पढ़ाया जाए तो आप सभी कमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, अभी भी कमेंट किए जा रहे हो, रुक जाओ, 1 मिनट रुको। सबसे पहली बात कि जब कभी भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है तो उस टाइम पे आप यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे भगवान जी नीचे उतर के पढ़ा दे, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, रूल नंबर 2, वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है या वीडियो अच्छे से नहीं चल रही है तभी आप कमेंट करेंगे, इसके अलावा कोई भी कमेंट आप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो मैं हर 20-25 मिनट के बाद आपको समय दूंगी, और देती भी हूँ कि बच्चों यहाँ तक समझ आया है, नहीं, कौन सा बात आपको समझ नहीं आया, तब आप पूछेंगे कि मैम ये चीजें हमें समझ नहीं आई, इसको दोबारा बताओ। एक चीज को कम से कम मैं 3 से 4 बार हमेशा रिवीजन करा के पढ़ाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार ये बोलने की जरूरत है, एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। फिर भी ठीक है, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं आपको 5 बार बोलोगे 5 बार बताऊंगी, लेकिन सही चीज। ठीक है, अब यहाँ पे चल रहा है सेल बायोलॉजी, और बच्चा पूछ रहा है कि हृदय क्यों धड़कता है, सूसू क्यों आती है। अरे बच्चे, सेल पढ़ रहे हैं हम,
यहाँ सूसू पोटी मत करो आके, ठीक है। तो जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा है उस टॉपिक पे आप लोग रहो। किसी चीज लिख लिख के पढ़ाइए मैडम। तो यहाँ पे कैसे पढ़ाया जा रहा है? क्या मैं लिख लिख के नहीं पढ़ा रही हूँ? लिख लिख के पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट जो बात आती है, मैम फिगर बताइए। फिगर भी लगाया हुआ है सबका, खुद भी बना रही हूँ, दिखा भी रही हूँ फिगर इसमें यहाँ पे आपको, ठीक है। फिर भी वही वाली बात, ठीक। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मेरी तरफ से, बेटा ये जो भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है इसका प्रिंट आउट नहीं निकालना है। प्रिंट आउट किसका निकालना है? जो A4 साइज की PDF मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ उसी का ही प्रिंट आउट निकालना है। और वन लाइनर में वहां पे सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट जो भी मैं बोल रही हूँ ना वो सब कुछ वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। और वह आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आप जहां पर मेरी क्लास देख रहे हो, कहां पर देख रहे हो आप? खान ग्लोबल स्टडीज जो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। रोज बताना पड़ रहा है, आज 5वां दिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आप सभी कहाँ पे जाओगे? माई कोर्स में जाओगे। उसके बाद आपका NTPC का कोर्स है, ठीक है। NTPC कोर्स में आप कहाँ पे जाओगे? बायोलॉजी बाई अमृता मैम, ठीक है। दिख रहा है ये इनको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर कोई भी लेक्चर करते हो, यहाँ पे आपको क्या दिखता है? नोट्स। नोट्स को जैसे ही आप सभी यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो जो भी बोर्ड में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सारी की सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कल की क्लास है हमारी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो भी मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था ये सारा का सारा आपको यहाँ पे बोर्ड फाइल शो हो रही है। A4 साइज कहाँ पर होगी? आपको बैक जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नोट सेक्शन, यहाँ पे एक और दिख रहा है, एक तरफ वीडियो लिखा है एक तरफ नोट सेक्शन लिखा है। यहाँ पे आप जाइए नोट सेक्शन में, नोट सेक्शन में आप ऐसे देखो, ठीक है। ये आपका A4 साइज का, देखो ये कल ही मैंने अपलोड करवाई है, ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक। इसका प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। यहाँ पे जो भी है आपका, इसका पूरा का पूरा प्रिंट आउट आप निकालो। फिर किस चीज की कमी है बताओ? कमेंट ऑन करिए। अब बताओ किस चीज की कमी हो रही है तुम्हें? अब ये कहोगे कि हमारी हमारी तरफ से पढ़ ही लो, हमारी तरफ से पढ़ पढ़ के एग्जाम भी दे आओ। ये लास्ट टाइम था, ठीक है। अब इसके बाद नहीं बताऊंगी, रोज रोज नहीं होता ऐसे। रोज रोज यही नाटक करते हो, फिर वही है कि मैं इग्नोर करना शुरू कर दूंगी तुम सभी बच्चों को। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब कल इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। कि मैंने सोचा था आज माइटोकॉन्ड्रिया भी निपटा दूंगी लेकिन तुम सभी बच्चे बदमाशी कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और उसके आगे का। चलिए, तो आज के सेशन को इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा और अब कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।